जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा मैं आपके पेंशन सिस्टम की बात करूंगा और 5% बढ़ोतरी की जो पेंशन है उसके ऊपर दिन नजदीक आ गया है। फिर दोबारा चिट्ठी लिखी गई है, वित्त मंत्री से मांग करी गई है कि आखिर 65 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ोतरी का जो ड्राफ्ट है, जो संसदीय समिति की सिफारिश है, उसको लागू करिए। और पॉइंट दिए उन्होंने, कम्यूटेशन रिकवरी की बात की है और टैक्स की बात की है। लेकिन बात मैं पहले करूंगा पेंशन की बात बहुत जरूरी है कि कल आने वाले कल में आपको भी शायद इसका सामना करना पड़ेगा। और कैसे सामना करना पड़ेगा? जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2004 से पहले हमारा जो केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन प्रणाली था, जिसको हम ओपीएस बोलते थे, ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते थे, और जिसमें सीधा रिटायरमेंट जब आप जा रहे हो तो जो आपकी पे है उसका आधा आपको पेंशन मिलती थी, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, सारे बेनिफिट मिलते थे और लगभग डीए डीआर मिलाकर के हम अपना जीवन गुजार लेते थे। लेकिन 2004 के बाद सरकार ने एक एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, इसका नाम दिया। इसका मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, यानी सभी को इसके लपेटे में लेंगे। और पहला झटका उन्होंने दिया, सिर्फ सबको लपेटे में तो ले लिया, सिर्फ छोड़े तो नेता छोड़े, यानी नेताओं ने अपने आप को पुराने सिस्टम में रखा और डिफेंस फोर्सेस जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि इसमें अग्निवीर उन्होंने पेल दिया। अब अग्निवीर क्या ले रहा है? फिर एक से एक बैच आएगा, तो यहां तो आपकी छटनी उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन नेताओं की छटनी कब होगी? इसके लिए आप देख सकते हो एक जबरदस्त पत्रकार है, उन्होंने कल इसके ऊपर फिर डाला है। कल कहा है कि जैसे ही आपके यूपीएस को ले एक और पेंशन सिस्टम, फिर यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि अभी अभी बनी है और उसका गजट नोटिफिकेशन कल हुआ है, तब से बिल्कुल तलवारें खिंच गई हैं। आखिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम एनपीएस में रहें या यूपीएस, दोनों में से आपको ऑप्शन चेंज करना है। इससे पहले मैं उन नेताओं की बात करना चाहते, इन्होंने अपने आप को ओपीएस में, यानी सुरक्षित पेंशन, सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित कैरियर, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित बच्चे और देश में हम सब कुछ फ्री खाएंगे, उनके ऊपर एक जो लताड़ है वो आपको सुनना चाहिए। जैसा कि ये अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि ये कौन से हैं जो साइकिलों पर चूरन बेचने वाले आज हेलीकॉप्टर और जहाजों पे घूम रहे हैं? इनके बाप दादा के पास कौन सी जमीन थी? आप समझ सकते हो? आप समझ सकते हो? इसका जीता जागता उदाहरण भी आपको देखना होगा। टोपी लगा के, बैज लगा के बच्चा जाता है और फिर ताबूत में आता है घर। ताबूत में क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो आप? खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता हैं। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हो कि दिल्ली के एक नेता जो बिल्कुल महात्मा गांधी की तर्ज पे चले थे, एक शर्ट और चप्पल पहन के ऑटो में जाने वाला व्यक्ति, जिसको सरकार की गाड़ी नहीं चाहिए था, जिसको सरकारी घर नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए आया था, और आज उसकी सेवा देखिए, 51 करोड़ रुपए का बंगला, टाइल्स, एसी हर जगह। और इन्हीं चीजों के खिलाफ जाके अपना इन्होंने एक वोट बैंक बनाया। यानी कितने झूठे होते हैं, आप समझ सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े कद्दावर नेता हैं। आज इस लेवल पे राजनीति है कि लोग एक दूसरे पर कैसे कह रहे हैं, आप देख सकते हो आराम से। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा 51 करोड़ का शीश महल बनाया, 4 बंगले तोड़कर एक बंगला बनाने का काम एक केजरीवाल जी ने किया। मुझे बताओ भाई, 6 करोड़ रुपए के मार्बल, डिजाइनर मार्बल आप किसी के घर में लगे हैं क्या? जोर से बोलो भाई, लगे हैं? 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे जो रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं, आपके घर में लगे हैं क्या? 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे ताली बजाने से खुलता है, आपके घर में लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख के खर्चे से 50 लाख रुपए की कालीनें बिछाई गई, 15 करोड़ का वाटर सिस्टम बिठाया गया, 10 लाख के रिक्लाइनर सोफा लगाए गए। आप मुझे बताओ नरेला वालों, किसी के घर में है क्या? है क्या? ये सब केजरीवाल जी के शीश महल में था।
मैंने केजरीवाल जी को कहा, मगर मेरी मानते नहीं। मैंने उनको कहा, भैया दिल्ली वालों के नसीब में शीश महल तो नहीं है, मगर सबको एक एक चाय तो वहां पिला दो, तो का आपका घर भी तनिक देख ले। मगर उन्होंने कभी नहीं बुलाया। किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, मीडिया इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। सामने देश का गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देखिए जो पहले क्या बोलते थे, क्या वादा करते थे, आज किस स्थिति में। अब इन स्थितियों की तो बात छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आखिर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो कि कल इसका गजट नोटिफिकेशन निकल गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो अपनी जिंदगी नौछावर कर रहे हैं, आप समझ चलिए नक्सल इलाके में चले जाइए, छत्तीसगढ़ इलाके में चले जाइए, एक दो नहीं 20-20, 25-25 शहादतें होती हैं। कितनी सारी समस्याओं के साथ इनका भविष्य पेंशन से सुरक्षित नहीं किया गया। आप अब पहले एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम थी, उसमें से बड़ा मुश्किल से इतना उन्होंने रोने गाने के बाद यूपीएस लाया, और यूपीएस में कोई सुधार न करते हुए उन्होंने यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उन्होंने कहा, इनकी मांग थी कि 20 वर्ष सेवा के बाद इन्हें 50% पेंशन का प्रावधान था, तो नहीं माना गया, वो 25 वर्ष कर दिया। और उन्होंने कहा है कि पेंशन भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत शुरू करें। यानी आप पेंशन जाओगे, यानी 40 साल में, तो 20 साल आपको पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा, 60 साल की उम्र के बाद होगा। मतलब घुमा फिरा के ये ऐसा कंफ्यूजन डाल दिया है कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है। दिखने में बड़ा अच्छा है कि नहीं 50% पेंशन मिलेगी, नहीं, उसकी कंडीशन खतरनाक है। पेंशन मिलेगी, उसकी कंडीशन खतरनाक है। आप जाते कब हो, 60 साल के बाद आपको पेंशन शुरू हो रही है। आप देख सकते हो। और वही नेता और बिल्कुल मलाई खा रहे हैं, मनमाने तरीके से मेज थपथपा के अपना काम चला रहे हैं, और पेंशन भी नहीं ले रहे। पेंशन और पे दोनों बराबर लेते हैं, एक पेंशन भी नहीं ले रहे, 1 2 3 जितना मर्जी लूटे। सब्सिडी लेते हैं, खाने की, पीने की, गैस की, सब कुछ लेते हैं। और कहा जाता है कि नेताओं का खर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनता उनसे मिलने आती है, तो चाय का भी बहुत खर्चा होता है, रसोई गैस बहुत लगती है। जनता मिलने आती, जनता चाय पीने नहीं आती, जनता भूख रोटी मांगने नहीं आती, जनता रोजगार मांगने आती है, जनता न्याय मांगने आती है, जनता व्यवस्था मांगने आती है, जनता गवर्नेंस मांगने आती है, जनता आपकी चाय पीने नहीं आती। लेकिन शर्म आनी चाहिए, इनको जमीनी हकीकत का नहीं पता है, वो आज इस देश के नेता बने बैठे हैं। दुर्भाग्य की बात है। आगे बढ़ता हूं कि जो चिट्ठी लिखी गई उनमें किन किन मांगों का उन्होंने प्रावधान रखा है। दोस्तों, जैसा उन्होंने कहा है, 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के उन्होंने बार बार सरकार से इस बात को लेकर के आग्रह किया है कि आप 5% पेंशन बढ़ाइए, जो कि रिकमेंडेशन थी। साथ साथ में और क्या लिखा है कि बजट 2025 10 लाख रुपए तक आयकर में छूट, ओपीएस जैसे प्रावधान को और सुधारने की जरूरत है, हमें ये मंजूर नहीं है। और उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगियों की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय संसदीय समिति ने 10 दिसंबर 2021 को, हाँ जी दोस्तों, किसने? कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने 10 दिसंबर 2021 को पेंशन भोगियों की शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बीमा राशि, मासिक राशि के संशोधन के साथ समिति ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5% पेंशन बढ़ोतरी, 70 वर्ष की आयु पहुंचने तक 10% की अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने की सिफारिश, 75 वर्ष तक पहुंचने पर 15% अतिरिक्त पेंशन हो, पेंशन भोगियों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करना, और 12 वर्ष के बाद परिवर्तित पेंशन की बाल्यू। आप समझ सकते हो, यानी पूरे संसदीय समिति ने और एक रिपोर्ट भेज देते हैं सरकार के पास। ये सरकार उन कर्मचारियों की पेंशन नहीं बढ़ा रही जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए दिया है, और इन्होंने क्या दिया है वो आप समझ सकते हो, और ये आप रिपोर्ट दे सकते हो। राष्ट्रीय प्रसिद्ध जेसीएम ने भी 15 जो वर्ष पेंशन का है मामला है, 12 वर्ष की कंप्यूटेशन बहाली और 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आप समझ सकते हो कि 10 जनवरी 2025 को चिट्ठी लिखा था। उन्होंने 8वें वेतन आयोग का धन्यवाद दिया, और उन्होंने 18 महीने डीए एरियर की मांग की थी, और उन्होंने 5% पेंशन बढ़ोतरी, कम्यूटेशन और तमाम मुद्दों को लेकर और टैक्स में छूट की बात की। अब बात करूंगा दोस्तों टैक्स में छूट की। टैक्स में छूट यानी 10 लाख रुपए तक आयकर में छूट, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी मांग है। जैसे अभी 3.5 लाख है, और इसका आप समझ सकते हो दायरा 10 लाख तक किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार बजट की तैयारियों में जुट है, फाइनल स्टेज पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। विभिन्न वर्गों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी भी बजट में अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्त मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अन्य मांगों के अलावा इस बार कर्मचारी संगठन 10 लाख रुपए तक आयकर में छूट और 5% पेंशन बढ़ोतरी, कम्युटेशन जैसी मुद्दों को लेकर के लगातार सक्रिय हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। मतलब अलग अलग प्रकार की अब बिल्कुल कोशिश की जा रही है दोस्तों। अब ये कोशिश कितनी रंग लाएगी ये इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि पहले एनपीएस से यूपीएस नहीं हुआ था, लेकिन कर्मचारी संघ ने लगातार आंदोलन किया, लगातार सरकार पर दबाव बनाया और उन्होंने माना। 8वें वेतन आयोग को लेकर आपने जैसा सुना कि काफी जब धमकी के मूड में आ गए कि सरकार यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम रोडों पर जाएंगे। आगे दिल्ली में चुनाव था तो सरकार ने ये सारी चीज देखते हुए 1 फरवरी का इंतजार न करते हुए आपने देखा होगा 15-16 तारीख को उन्होंने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी और उसमें जेसीएम स्टाफ साइड को एक चिट्ठी लिखा है और उसमें लिखा है कि आप अपनी राय दें। इसके ऊपर भी बहुत तमाम तरीके के तर्क चलेंगे और चलते रहेंगे दोस्तों। लेकिन ये कहें कि हमारे हकों के लिए आवाज जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हमें सरकार के साथ बार्गेनिंग जरूर होगी। सरकार के साथ कम मांगने की कोशिश न करें। हर कोई यहां फोन करके बात करते हैं, आप फिटमेंट फैक्टर की बात करते हो तो ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों आपने अगले 10 साल तक सफर करना है और ये 10 साल तक का सफर आपको समझ में नहीं आता है तो 2.57 फैक्टर जो मात्र 0.32 था, यदि इसका इंप्लीमेंट यदि आपने सही मायने में देखना है तो आपने ओआरओपी की टेबल्स देख ली होंगी। यानी आपने देखा होगा 2016 से पहले के पेंशनर आज भी आपकी पेंशन से ज्यादा ले रहे हैं। आपको 10 साल हो गए। आप किसी सूबेदार को पूछिए उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। आप किसी नायब सूबेदार को पूछिए, आप समझ सकते जो ऑनरी आए हैं उनको पूछिए, जो कि पुराने वाले 42,000 43,000 ले रहे हैं, जो रिसेंटली रिटायर हो रहे हैं 35-36 हजार पे रिटायर हो रहे हैं लेफ्टिनेंट और कैप्टन। ये किसका फर्क था? ये ओआरओपी का फर्क नहीं था, ये आपके फिटमेंट फैक्टर का फर्क था, ये आपकी पेंशन का फर्क था। जो आंकड़े दिसंबर 2015 में लिए गए उनका फर्क था। तो आपको तैयार होना होगा कि दिसंबर 2025 में सरकार जो आंकड़े आपसे ले और सरकार उसमें जिस फिटमेंट फैक्टर से संशोधन करे उसके लिए आपको लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और लड़ाई का शुरुआत आज से आपको करनी होगी। धन्यवाद दोस्तों।